हेलो गाइस, दिस इज रंगो कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर एंड विंड, क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स, चैप्टर 10। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली लाइन जो है इस टॉपिक की वो क्या कह रही है, द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड आर नेट रिजल्ट ऑफ विंड जनरेटिंग फोर्सेस। क्या बोल रहा है, जो अब तक हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में वो सब इसने यहाँ पे से एक लाइन में बोल दिया। क्या बता रहा है कि वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड आर नेट रिजल्ट। वेलोसिटी एंड डायरेक्शन विंड की वो किसका रिजल्टेंट है? विंड जनरेटिंग फोर्सेस। विंड जनरेटिंग फोर्सेस कौन कौन सी हैं हमने पढ़ी हैं? पहली प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरी कोरियोलिस और तीसरी फ्रिक्शन। ये तीन चीजें फोर्सेस हमने पढ़ी थी जो कि डिसाइड करती हैं विंड की वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। समझ आया? ये बात आपको समझ आ चुकी है। अब आगे क्या कह रहा है, द विंड इन द अपर एटमॉस्फेयर 2-3 किलोमीटर अबाउट द सरफेस आर फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट। कि ये तीन फोर्सेस विंड की डायरेक्शन और वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, इंपैक्ट कर रही हैं। लेकिन फ्रिक्शन तो 3 किलोमीटर, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फ्रिक्शन जो है वो 1 किलोमीटर के बाद कम होने लगता है, ठीक है, और 3 किलोमीटर पे वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो 2 से 3 किलोमीटर पे फ्रिक्शन जो है वो ना के बराबर रहता है, नेग्लिजिबल रहता है। तो फ्रिक्शन का रोल तो खत्म। समझ आया? फ्रिक्शन का रोल 2 से 3 किलोमीटर खत्म। इसका मतलब 3 किलोमीटर के ऊपर की जो विंड है, जो ब्लो कर रही है विंड तो पूरी एक साथ ब्लो करेगी। 3 किलोमीटर से तो फ्रिक्शन काम कर रहा है, उसके ऊपर की विंड जो है वो फ्रिक्शन से इंपैक्ट नहीं हो रही है। तो उस विंड वेलोसिटी और डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो सकती है, बिल्कुल होगी। आर फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ द सरफेस एंड आर कंट्रोल्ड मेनली बाय प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स। जब फ्रिक्शन तो नील हो गया, अब सिर्फ दो फैक्टर काम कर रहे हैं। कौन कौन से? प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स। यहीं से ये जो आपका कंसेप्ट है कि 3 किलोमीटर के बाद फ्रिक्शन काम नहीं करता है, सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स काम कर रहे हैं। कैसे काम करते हैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि प्रेशर ग्रेडियंट का वेलोसिटी और डायरेक्शन पे क्या इंपैक्ट होता है, कोरियोलिस का वेलोसिटी को इंपैक्ट नहीं करती, डायरेक्शन को करती है। और फ्रिक्शन के बारे में भी बता चुका हूँ कैसे इंपैक्ट करता है वेलोसिटी डायरेक्शन दोनों को। ठीक है, तो प्रेशर तो खैर नील हो गया, ये दो फोर्सेस काम कर रही हैं। यही कंसेप्ट निकाल के लाया है, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हमारा दूसरा टॉपिक, हमारा जियोस्ट्रॉपिक विंड्स। अब ये जियोस्ट्रॉपिक विंड क्या होती है, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो तीन चीजें हैं जो कि समझने वाली हैं। क्या है पहली, when isobars are straight। अब देखो पहले किसने कंडीशन बता दी कि when isobars are straight and when there is no friction the PGF is balanced by Coriolis force and resultant wind blows parallel to the isobar। क्या कह रहा है, पहले दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि सबसे पहला तो आइसोबार जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। देखो हमें पता है कि कोई भी दो लैटिट्यूड्स हैं जो अर्थ पे, ये यहाँ पे इक्वेटर है नीचे, ठीक है, इतना नीचे नहीं है, दूर नहीं, पास मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे लैटिट्यूड है इस पे इंसोलेशन जो होगी वो एक पर्टिकुलर होगी, हमें पता है। हर लैटिट्यूड पे इंसोलेशन का हमें पता है कि यहाँ पे इक्वेटर के जितना ज़्यादा पास होगा उतनी ज़्यादा इंसोलेशन होगी, और इक्वेटर के जितना दूर जाएगा उतनी कम इंसोलेशन होगी। ये बात हमें पता है लैटिट्यूड्स पे, ठीक है। लेकिन आइसोबार हमेशा स्ट्रेट नहीं होते हैं। क्यों? वो या तो कर्व्ड होते हैं, घूम फिर के जाते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? वो होता है वहां पे रीजनल फैक्टर्स भी काम करते हैं। जमीन कितनी ऊंची है सी लेवल से, अगर ऊंची होगी तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है वहां पे टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा नॉर्मल से। समझ रहे हैं? वार्म करंट्स के बारे में हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। अगर किसी जगह पे वार्म करंट्स आते हैं, किसी मान ली कोस्टल रीजन है वहां पे वार्म करंट्स आते हैं तो वहां टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा। सी का इम्पैक्ट भी होता है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो रीजनल इम्पैक्ट होते हैं। अगर मान लो जिनकी वजह से आइसोबार्स जो कर्व हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में नहीं रह पाते, अदरवाइज हर लैटिट्यूड पे सेम टेम्परेचर रहना चाहिए, है ना, जो कि आइडल है। अगर ऐसा हो कि लैटिट्यूड पे सेम टेम्परेचर है तो ये इक्वेटर के पास है तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, ये इक्वेटर से दूर है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। वो हमें पता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा है।
तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, यहाँ पे इंसुलेशन कम है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अब ये कह रहा है पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि आइसोबार्सल स्टेट। दूसरे कह रहा है व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन भी नहीं चाहिए इनको, कि फ्रिक्शन भी नहीं है। फ्रिक्शन कहां नहीं है? 3 किलोमीटर के बाद। अभी जो पढ़ा हमने कि एटमॉस्फेयर में 3 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर के बाद फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो जाता है, नील हो जाता है, कोई काम नहीं होता, कोई रोल नहीं रहता उसका। और अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ओशन, सी के ऊपर, सी सरफेस पे भी फ्रिक्शन नेग्लिजिबल ही होता है। बताया था कि नहीं बताया था? नहीं होगा तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, आपको याद आ जाएगा। तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अगर ये दोनों कंडीशन काम कर रही हैं तो द पीजीएफ इज बैलेंस बाय कोरियोलिस फोर्स। पीजीएफ और कोरियोलिस फोर्स बैलेंस हो जाए, आउट हो जाएंगी। ये दोनों ही अब डायरेक्शन और वेलोसिटी को डिसाइड करेंगी। ठीक है। एंड रिजल्टेंट विंड ब्लोज पैरेलल टू द आइसोबार। और जो विंड बची निकलती है, जो रिजल्ट निकलता है विंड का, डायरेक्शन और उसकी वेलोसिटी पे इंपैक्ट पड़ता है, वो विंड आइसोबार के पैरेलल हो जाती है। ये थोड़ा सा समझने वाला है। क्यों है समझने वाला? देखिए मैं आपको बताता हूं। ये हमारे दो आइसोबार्स हैं। ठीक है, ये स्टेट है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। समझ गए? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम। ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। हालांकि मुझे उल्टा रखना चाहिए, अगर मैं नीचे इक्वेटर यहां पे मान लेते हैं तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर लगेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में यही एग्जांपल दिया हुआ, इसलिए मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूं। ठीक है। अब क्योंकि विंड कैसे ब्लो करेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। क्यों? रीजन मैं आपको बता चुका हूं। लो प्रेशर का मतलब है ज्यादा इंसुलेशन। जब इंसुलेशन ज्यादा होती है, हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, तभी तो प्रेशर लो होता है ना। और जहां इंसुलेशन कम होगी वहां हवा ठंडी होगी, तो वो हवा डेंस हो जाएगी, तो वो धरती से चिपक के रहेगी, अर्थ के साथ क्रीप करेगी। ये भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो विंड कहाँ ब्लो करती है? ये हवा जब ऊपर उठेगी सरफेस से, तो यहाँ की हवा इस वॉइड को फिल, इस गैप को फिल करने के लिए भागेगी, जाएगी आगे। धीरे धीरे चल के जाएगी या भाग के जाएगी, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट कितना है। मतलब इस प्रेशर में डिफरेंस कितना है। 4 का है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो धीरे धीरे जाएगी। अगर 40 का होता तो इस वेलोसिटी उसकी अपने आप 10 गुना ज्यादा, 10 टाइम्स हो जाती। ये भी हमें पता है। समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है। तो विंड जो है यहां से यहां तक फ्लो करेगी। कोरियोलिस भी काम कर रही है। अब जनरली कोरियोलिस क्या होती है? विंड की डायरेक्शन है, विंड की डायरेक्शन यहां से यहां है ना। कोरियोलिस अपोजिट में काम करेगी, कोरियोलिस अपोजिट में काम करती है। रिजल्टेंट जो निकलता है वो निकलता है कि राइट में डिफ्लेक्शन हो जाता है। जब विंड इधर से इधर चलेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो थोड़ा सा राइट में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्यों क्यों होगा थोड़ा सा डिफ्लेक्शन? ज्यादा क्यों नहीं होगा? क्योंकि पीजीएफ कम है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कम है। अगर यही 40 होता तो विंड की वेलोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि ये डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा हो जाता कि विंड पैरेलल हो जाती आइसोबार के। होता कि नहीं होता? अगर प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो कोरियोलिस का इंपैक्ट भी जरा बढ़ जाता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। और जितना ज्यादा कोरियोलिस बढ़ेगी उतना ज्यादा वो उसकी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, और एक टाइम के बाद इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाता है कि वो जो विंड है वो आइसोबार के पैरेलल हो जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये सब वेलोसिटी की वजह से होता है। लेकिन वेलोसिटी सिर्फ एक ही कंडीशन में नहीं ज्यादा होती। यहां पे बोल रहा है, पिछली अभी तक जो हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, कि पीजीएफ ज्यादा होने की वजह से, मतलब हाई प्रेशर लो प्रेशर में डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से विंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है। पता है, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन ना होने की वजह से भी विंड की वेलोसिटी बढ़ सकती है। ये बात आप भूल गए क्या? जी हाँ, यही वो इंपैक्ट है जो फ्रिक्शन ना होने की वजह से पड़ने वाला है, कि फ्रिक्शन जब नहीं होगा तो विंड की वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। और जब विंड की वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाएगी तो कोरियोलिस और ज्यादा फोर्स करेगी, और ज्यादा इंपैक्ट करेगी, और रिजल्टेंट क्या निकलेगा? विंड इतनी ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी राइट में कि वो आइसोबार्स के पैरेलल हो जाएगी। ये विंड की डायरेक्शन है, ये पीएच प्रेशर ग्रेडियंट की डायरेक्शन है, और ये कोरियोलिस पीछे की तरफ इसको फोर्स लगा रही है, अपोजिट में काम कर रही है। ठीक है।
ये हमारी निकली, क्या निकली, डायरेक्शन निकली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमने रूल पढ़ा था कि राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट करेगी, कोरियोलिस का इंपैक्ट जो पड़ेगा विंड पे वो राइट हैंड साइड में पड़ेगा, सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगा। सदर्न हेमिस्फेयर अगर होगा तो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, आइसोबार्स के पैरेलल हो जाएगी। तो अगेन मैं बता रहा हूं जियोस्ट्रोफिक विंड्स क्या होती हैं। जियोस्ट्रोफिक विंड्स वो होती हैं जो फ्रिक्शन ना होने की वजह से कोरियोलिस का इंपैक्ट इतना, क्योंकि विंड की वेलोसिटी बढ़ चुकी है तो कोरियोलिस का इंपैक्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि विंड जो है वो आइसोबार्स के पैरेलल ब्लो करने लगती है, उनको हम कोरियोलिस जियोस्ट्रोफिक विंड्स कहते हैं। ये विंड्स अपर एटमॉस्फेयर में मिलती हैं, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन वहीं पे कम होता है, अपर एटमॉस्फेयर में ही 3 किलोमीटर के बाद फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो जाता है, ना के बराबर। और सी सरफेस पे भी एटमॉस्फेयर बहुत कम होता है, वहां पे भी ये विंड्स मिल जाती हैं। समझ आ गया जियोस्ट्रोफिक विंड्स क्या होती हैं? यहां तक समझ क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए जियोस्ट्रोफिक विंड्स के बारे में हमने पढ़ लिया और मैं ये मान के चल रहा हूं आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, आगे एनसीईआरटी बोल रही है, देखो साइक्लोन के बारे में मैंने लास्ट क्लास में काफी कुछ बता दिया था, साइक्लोन कैसे होते हैं, इक्वेटर पे साइक्लोन क्यों नहीं होते हैं वो भी मैंने बता दिया था। हालांकि साइक्लोन हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा ताकि टॉपिक समझ में आ जाए इसलिए हिंट दे दिया था, साइक्लोन की बारे में बता दिया था जितना जरूरी था। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा आपको सिंपल वे में समझा दूंगा जितना ज्यादा हो सकेगा। द विंड सर्कुलेशन अराउंड ए लो इज कॉल्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन। देखिए ये एक पॉइंट है सरफेस पे, यहाँ पे इंसुलेशन हुई बहुत ज्यादा, ठीक है, इंसुलेशन होगी तो ये हवा ऊपर की तरफ भागेगी, भागेगी कि नहीं भागेगी, भागेगी। आसपास की जो विंड है वो इसको, इस गैप को फिल करने के लिए इसके पास आएगी, आएगी, ठीक है। लेकिन ट्रॉपिक रीजन में क्या होता है, इक्वेटर पे नहीं होता, इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर तक और 5 डिग्री साउथ में, नॉर्थ और साउथ दोनों रीजन में साइक्लोन्स नहीं बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बल्कि 5 के 10 ही मानिए, उससे 10 से आगे और 30 के बीच में बनते हैं, ठीक है। क्यों, बता चुका हूं, पहले पिछली क्लास में बता चुका हूं, देख लीजिएगा। अब जब ये ऊपर चली गई तो चारों तरफ से विंड इस वॉइड को फिल करने के लिए भागेगी, जब वो भागेगी तो क्या होगा, ये हाई प्रेशर से आएगी, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो है ही, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी तो कायदे में तो इसको इस वॉइड को फिल करना चाहिए, लेकिन क्योंकि पीजीएफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बहुत ज्यादा है तो विंड की स्पीड ज्यादा है और कोरियोलिस अपना काम कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है। विंड की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई कि ये विंड जो है, ये एक्चुअली लो प्रेशर थोड़ा बड़ा है, मैंने छोटा बनाया, ये विंड जो है यहां से चलेगी सीधी, लेकिन वहां जाते जाते इतनी डिफ्लेक्ट हो जाएगी कि राइट आइसोबार के पैरेलल हो जाएगी, राइट हैंड साइड। ऐसे यहां से जाएगी ये विंड, ये राइट हैंड साइड में हो जाएगी, ऊपर से आएगी वो भी अपने राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इतनी कि आइसोबार के पैरेलल हो जाएगी। और क्या होगा, क्या होगा, अब ये पैरेलल हो गई है, यहां से भी इधर से ये डिफ्लेक्ट करेगी इस इधर। अब ये क्या होगा, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस, ये जो इसको विंड को इस वॉइड को फिल करना था, ये इस वॉइड को फिल करने के बजाय इसके चारों तरफ घूमने लगती है। मैंने डिटेल में समझाया था कि अंदर इधर होने के बाद भी ये अंदर जाने की कोशिश करेगी क्योंकि लो प्रेशर है, लेकिन कोरियोलिस की वजह से फिर बाहर उसको आना पड़ेगा क्योंकि राइट में डिफ्लेक्शन होता जा रहा है, तो ये इसी एक वर्ल्ड में फंस जाएगी और इसके चारों तरफ घूमती रहेगी। इंसुलेशन हो रही है अपनी जगह पे, ऐसा तो नहीं है कि सूरज जी जो है, जो हमारा सन है, उन्होंने शाइन करना बंद कर दिया है, उनका तो अपना टाइम है, अगर उनको 2 से 4 या 12 से 4 उनको शाइन करना है तो वो करेंगे ही, वो कर रहे हैं लगातार। तो जो विंड अंदर बाई चांस जली भी गई है वो फिर दोबारा गर्म होकर फिर ऊपर उड़ जाएगी, आगे से और विंड आएगी, आएगी कि नहीं होगी। तो क्या कहना चाह रहा है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन में विंड जो है वो लो प्रेशर के चारों तरफ ब्लो करती है, ठीक है।
क्यों करती है मैंने लास्ट क्लास में ये समझाया था, यहाँ पे भी आपको समझा दिया, बाकी अभी साइक्लोन में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन में क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन में हाई प्रेशर रीजन के अराउंड ब्लो करती है, ये उल्टा हो जाता है, यहां पे हाई प्रेशर है, यहां पे विंड आएगी और वो उसके अराउंड ब्लो करना स्टार्ट कर देगी, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। अभी आगे समझाऊंगा डिटेल में, कोई दिक्कत ही नहीं है वो, चलो ठीक है, यहां तक समझ आ गया मैं। हाई प्रेशर, अब यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है तो कहीं पे हाई प्रेशर भी बनेगा, वहां पे भी विंड उसका सर्कल करेगी हाई प्रेशर का, लेकिन यहाँ पे एक चीज और आ गई है, अब क्या आ गई है, द डायरेक्शन ऑफ विंड्स अराउंड सच सिस्टम चेंजेस अकॉर्डिंग टू लोकेशन इन डिफरेंट हेमिस्फीयर्स। मतलब ये राइट साइड में डिफ्लेक्ट हुई, क्यों, क्योंकि हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एग्जांपल लिया है, अगर सदर्न हेमिस्फीयर का एग्जांपल लेते तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होती और तब इसकी डायरेक्शन ये होती घूमने की, राइट हैंड साइड में है तो इसलिए इसकी डायरेक्शन ये है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा, मतलब क्लॉकवाइज। वहीं पे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। अभी आपको बस इतना ही याद रखना है, डिटेल में जब पढ़ेंगे वो, जब साइक्लोन और एंटी साइक्लोन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। यहां पे नीचे चार्ट दिया हुआ है, साइक्लोन जब बनता है तो लो प्रेशर होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज उसकी डायरेक्शन होती है साइक्लोन की, मतलब जो लो प्रेशर बन रहा है उसके चारों तरफ जो विंड उसको सर्कल करेगी वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज करेगी। उसी तरीके से एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर होता है, वहां पर हाई प्रेशर को के अराउंड जो विंड रोटेट करती रहती है और उसकी डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये आपको समझ आ गया, ये आपको याद रखना है, आगे हम जब साइक्लोन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा काफी, ठीक है। तो ये पोर्शन भी हो गया, अब हम आगे मूव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कह रहा है, द विंड सर्कुलेशन एट अर्थ सरफेस अराउंड लो एंड हाई on many occasions, low मतलब low pressure areas and high pressure areas, on many occasions is closely related to wind circulation at high level। क्या कह रहा है कि देखो लो प्रेशर कैसे बनेगा, किसी सरफेस पे पहले इंसुलेशन बहुत ज्यादा होगी, इंसुलेशन बहुत ज्यादा होगी तो ये हवा ऊपर उठने लगेगी, जब ऊपर उठेगी तो यहाँ पे लो प्रेशर रीजन बन जाएगा। जनरली क्या होता है कि कहीं लो प्रेशर रीजन बन रहा है तो हाई प्रेशर रीजन भी बनता है, यहाँ पे इंसुलेशन कम है तो यहाँ पे एयर सिंक करेगी, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, सबसाइड करेगी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जब ये सबसाइड करेगी तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा क्योंकि वो ठंडी हवा है, यहाँ पे इंसुलेशन कम है तो हवा ठंडी है, तो ठंडी हवा हमेशा अर्थ से चिपकना रहती है, वो उस पर क्रॉल करती है, मैं आपको लास्ट क्लास में ये बात बता चुका हूँ, ठीक है। और जो गर्म हवा होती है वो फैलती है, वो एक्टिव हो जाती है, ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है, ठीक है। अब ये कह रहा है ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर many occasions, on many occasions they are related in upper atmospheric level। ऐसा नहीं है कि बस यहां की हवा यहां आ गई, यहां की यहां चली गई, नहीं, पूरा का पूरा सर्कुलेशन 3D में इंपैक्ट करता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, उससे पहले ये लाइन पढ़ लो। जनरली ओवर द लो प्रेशर एरिया द एयर विल कन्वर्ज, लो प्रेशर एरिया पे एयर कन्वर्ज करेगी, अभी बताने वाला हूं, एंड ओवर कन्वर्ज एंड राइज, कन्वर्ज करेगी और राइज करेगी, एंड ओवर हाई प्रेशर एरिया द एयर विल सबसाइड फ्रॉम अबव एंड डाइवर्ज एट द सरफेस। मतलब देखो ये हमारा लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पे हमारा लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर एरिया है, एयर यहां से उठी ऊपर, क्या बोल रहा है, विल कन्वर्ज। जब लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पे हवा गर्मी होगी तो हवा थोड़ी ऊपर उठेगी, उठेगी तो आसपास की हवा इस वॉइड को फिल करने के लिए आएगी, सॉरी इधर से और इधर से भी आएगी,
आएगी, वो हवा भी गर्म होगी तो और ऊपर उठेगी, तो ये एक फ्लो बन जाएगा, ये हवा ऊपर की तरफ चलने लगेगी यहां पे। और यहां पे इंसुलेशन कम है तो यहां पे हवा जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी क्योंकि ठंडी हो चुकी है, ये हवा अर्थ से चिपकना चाह रही है ना। अब क्या हुआ, यहां पे एक वॉइड क्रिएट हो गया लो प्रेशर की वजह से। ये हवा हमने बोला इधर से इधर की तरफ चली, लेकिन जहां से आई है वहां तो हाई प्रेशर क्रिएट हो गया ना। ऑब्वियस सी बात है, वहां पे हाई प्रेशर है, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी, प्लस हाई प्रेशर की हवा जो है वो ठंडी है, ऊपर जो उसकी हवा है वो नीचे की तरफ भागेगी, वो भी ठंडी है, ऊपर से नीचे जो हवा आ रही है, तो यहाँ पे और ज्यादा हाई प्रेशर बनेगा, फिर आगे पुश मिलेगा इसको, फिर ये हवा जाएगी, तो यहाँ पे हवा कन्वर्ज हुई, चारों तरफ से हवा इधर आई, कन्वर्ज होकर राइज हुई। ये आपको समझ आ गया। राइज होने के बाद ये ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये ऊपर जा रही है नीचे आ रही है बस इतना है खेल, नहीं, ये ऊपर जाने के बाद ऊपर हमारा ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपोज, ढक्कन ऑफ लोअर लेवल, ट्रोपोपोज को नीचे की हवा क्रॉस नहीं करती है, तो वहां से क्या होगा, ये फिर दोबारा डाइवर्ट होगी इधर इधर सब जगह, इधर इधर भी जाएगी, उनको बाद में देखेंगे, फिलहाल इधर का एग्जांपल लेते हैं। अब ये हवा इधर चलनी स्टार्ट हो जाएगी, चलेगी, लेकिन क्योंकि ये हवा नीचे से ऊपर उठी है, जब ये उठी थी उस टाइम पे गर्म थी, ऊपर हो गया टेम्परेचर कम, हम ये पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने लग गया, इसका डाइवर्ट ये होने लगी है क्योंकि ऊपर जा नहीं सकती, नीचे भी नहीं जा सकती, तो क्या होगा, साइड में चल लेगी, इधर 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 इधर, है ना। इधर जब ये चलेगी इधर इधर तो जाएगी ही, वो भी एक सेल बनेगा, उसको बाद में देखेंगे। जब इधर जाएगी, ठंडी ऑलरेडी हो रही है तो ये हैवी भी हो गई है, अब ये पहुंच जाएगी इस जगह पे और यहाँ पे आके सिंक करने लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे भी तो वॉइड क्रिएट हो रहा है, ये हवा इधर भाग रही है, ये एक सर्कुलेशन डेवलप हो जाएगा पूरा का पूरा। इसी तरीके से यहां पे होगा, यहां पे भी फिर हाई प्रेशर बनेगा, वो हाई प्रेशर पे हवा आके इधर की तरफ भागेगी, इधर भी एक सेल क्रिएट हो जाएगी, इसके पीछे भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। समझ आ गए? तो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक हवा आ गई किस्सा खत्म हो गया, नहीं, पूरा सर्कुलेशन हो सकता है। ये हवा यहाँ पे कन्वर्ज करेगी, राइज करेगी, फिर ऊपर जाके ट्रोपोस्फेयर पे जाएगी, फिर डाइवर्स करेगी, फिर यहाँ पे आएगी, हाई प्रेशर पे आकर के गिरेगी, यहाँ पे आके ये सबसाइड करेगी और डाइवर्स करेगी। सिर्फ इधर नहीं आ रही है, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, 3D में बनती है सेल, चारों तरफ फैलेगी, इधर वाली फिर दोबारा इस लो प्रेशर पे आएगी, गर्म होगी, फिर ऊपर जाएगी, सेल चलता रहेगा। समझ रहे हैं? अभी बताता हूं आगे। अपार्ट फ्रॉम कन्वर्जेंस, सम एडीज, convection currents, orographic uplift and uplift along the fronts cause the rising of air, which is essential for the formation of clouds and precipitation. ये कह रहा है कि कन्वर्जेंस तो हो रही है वो, ठीक है, कन्वर्जेंस के अलावा कुछ एडीज भी बनते हैं। एडीज होता है जब हवा ऊपर तो उठ रही है लेकिन घूमते हुए उठती है, इस तरीके से। कन्वेक्शन करंट्स भी उठते हैं। कन्वेक्शन करंट जब हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी, एकदम से टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, उसको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ओरोग्राफिक अपलिफ्ट भी होती है, जब गर्म हवा फ्लो कर रही है लेकिन एक हिंड्रेंस आ गई है, जनरली माउंटेन होता है ओरोग्राफिक, तो उसके ऊपर चढ़ती है, वो गर्म है क्योंकि ठंड हो जाएगी, गर्म है तो हल्की है तो ऊपर चढ़ जाती है, और ऊपर की हवा ठंडी है वो नीचे आ जाएगी। बाद में बताऊंगा जब ओरोग्राफिक रेनफॉल पढ़ाऊंगा तब इसको डिटेल में समझाऊंगा। इन सबको ही अभी डिटेल में समझाना है, अभी बस हल्का हल्का मैं आपको हिंट दे रहा हूं। अपलिफ्ट अलोंग द फ्रंट्स, देखो अभी हम आगे एयर मास पढ़ेंगे। एयर मास क्या होता है? जब दो एयर मास कोलाइड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक का टेम्परेचर कम होगा, एक का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो वहां पे फ्रंट बनेगा, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हवा जो है वो एक्टिव होती है, ऊपर की तरफ बहेगी, और जो जिसका टेम्परेचर कम है वो हवा उतनी एक्टिव नहीं होती है, वो चिपकी रहती है अर्थ से, क्रॉल करने की कोशिश करती है, वो नीचे रहेगी, तो वहां पे भी अपलिफ्टमेंट होती है एयर की। इन सब की वजह से एयर राइज करती है, और जब एयर राइज करेगी तो एयर का राइज करना इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। जब तक एयर राइज नहीं करेगी तब तक क्लाउड्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, और अगर क्लाउड्स की फॉर्मेशन नहीं होगी तो प्रिसिपिटेशन नहीं होगी।
समझ आए? यहां तक समझ आ गया? ये टॉपिक यहां पे खत्म हो गया। देखो ये वाला जो डायग्राम है जो मैंने यहाँ पे समझाया है, यहाँ पे एनसीईआरटी में यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे लो प्रेशर है, कन्वर्जेंस हो रही है, फिर हवा राइज कर रही है, फिर ऊपर जाकर के फिर दोबारा डाइवर्ज हो रही है, फिर हाई प्रेशर पे आके फिर दोबारा नीचे आ रही है, सबसाइड कर रही है, यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है, कुछ इधर चली जा रही है, कुछ इधर चली जा रही है। ठीक है, इस तरीके से सर्कुलेशन चलता है। ये जो मैंने बताया था, अगर आपको साइक्लोनिक वाला याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, वो भी आप याद कर सकते हैं। अब जो है ये टॉपिक खत्म हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक है, जो यहाँ पे बता रहा है ना कि एयर कन्वर्ज होती है, राइज करती है लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे सबसाइड करती है और डाइवर्ज करती है, वो सब अगला टॉपिक है हमारा जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब हमें मोटा मोटा ये पता है कि किसी भी रीजन में, किसी भी लैटिट्यूड पे इंसुलेशन कितनी रहती है, क्या आइसोबार की वैल्यू होगी। तो हमें यह भी पता है कि इक्वेटर के पास ज्यादा इंसुलेशन होती है, इक्वेटर से दूर जाएंगे कम इंसुलेशन होगी। तो इसका मतलब इक्वेटर जो ये जो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर करेगी, हाई प्रेशर लो प्रेशर ब्लो करेगी, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर ब्लो करेगी, इसका मतलब पोल से इक्वेटर की तरफ ब्लो करेगी, है ना। तो जनरल सर्कुलेशन यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बीच बीच में सेल्स डेवलप होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सब ट्रॉपिकल सेल, सब पोलर रीजन बताया था मैंने आपको, वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट बनती है, वहां पे सब ट्रॉपिकल रीजन पर हाई प्रेशर बेल्ट बनती है, सब पोलर पर लो प्रेशर बेल्ट बनती है। क्यों बनती है, सब मैंने आपको बताया था। वही सब चीजों और इन सब का एप्लीकेशन अगली क्लास में होने वाला है। एक जनरल सर्कुलेशन जो है हमारे ग्लोब के ऊपर, वो क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सब चीजें दोबारा रिवाइज कराई जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से फिर दोबारा समझाया जाएगा, क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं, ज्योग्राफी में हो जाता है ऐसा। ठीक है, एक बार में कंसेप्ट समझ नहीं आता तो आगे समझाया जाएगा, और बहुत बार समझाया जाएगा। अभी जैसे टॉपिक आते रहेंगे फिर से ये सब चीजें रिवाइज होती रहेंगी, तो घबराने वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट कर दीजिए, वो चीज, वो टॉपिक या वो जो एक छोटा मोटा जो कोई भी, मतलब आपको कुछ अगर समझ नहीं आया तो वो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।